हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं और लास्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में हमने जो लास्ट फिनिश किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनकी विद्युत बल रेखाएं। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव को। तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इस टॉपिक में हम जो स्टडी करने जाएंगे, सबसे पहले इस विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ लेते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, और उसमें अपन को कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, क्या क्या स्टडी करना है। तो सीक्वेंस वाइज हम एक एक टॉपिक इसमें लेते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव का क्या किस तरह से होता है स्ट्रक्चर, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत द्विध्रुव डिजाइन किया जाता है कि जब हम किन्हीं भी दो समान परिमाण के आवेश पे, एक बार हिंदी में डिस्कस कर रहा हूं इसको, कि जब हम दो समान परिमाण के आवेश लेकिन उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वर्डों को ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। समान परिमाण के आवेश होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो। तो जब ये आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस पूरे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में स्टेटमेंट बताते हैं कि when two charges of same magnitude but opposite in nature are separated by a very small distance. Two charges of same magnitude but opposite in nature are separated by a very small distance, then this system is called electric dipole. तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक ये चार्ज है प्लस का क्यू और ये दूसरा चार्ज है माइनस का क्यू। जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। लेकिन यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इन दोनों के बीच में सेपरेशन को 2L स्पेसिफाई करके चलते हैं, 2L डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ पे 2 का मैथमेटिकल जिस तरह से मीनिंग होता है कि लेंथ का डबल होना, वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 का मतलब है कि ताकि हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, इसके आगे जो हमें कैलकुलेशन काम में आने वाली है, उसमें डेरिवेशन में सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करना होता है। बाकी इस 2 का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ ऐसा नहीं है ना। तो इस सिस्टम को, जो ये सिस्टम तैयार हुआ है बेटा, इस सिस्टम को, इस निकाय को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। ये निकाय है विद्युत द्विध्रुव। और प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव का एक बार परिभाषा में फिर से बता रहा हूं कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों, when two charge of same magnitude but opposite in nature are separated by a very small distance, तो उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। और इस तरह की उसकी संरचना होती है और प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव का एक खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से सुनना बेटा, उस वर्ड का नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं P वेक्टर से। ये द्विध्रुव आघूर्ण बताता है कि जब हम इस पे किसी भी तरह का कोई फील्ड अप्लाई करेंगे, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फील्ड में जब इस विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा आघूर्ण को, टॉर्क को कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी ली है हमने P वेक्टर, और इसको यहाँ पे P वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखा जाता है, एक्सप्रेशन होता है Q इंटू 2L वेक्टर। इस तरह से ये एक हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताने के लिए एक्सप्रेशन है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जब हमें इनको किसी भी तरह की ऑपरेशन अप्लाई करनी होती है, हमें 2 या 2 से ज्यादा कोई डाइपोल रखे हो, उनकी वजह से कैलकुलेशन करनी होती है, तो हमें इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। या कैलकुलेशन करने के लिए हमें वेक्टर
एनालिसिस अप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट जो भी होते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, हमें उस पर ध्यान देना है। एक सदिश राशि है और इसकी दिशा द्विध्रुव के अंदर, इसकी दिशा द्विध्रुव के अंदर -q से +q की ओर होती है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन फ्रॉम -q to +q इनसाइड डाइपोल। ये इस वजह से लिखा जा रहा है बेटा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप इन पॉइंटों को वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर सकते हैं, और यदि किसी तरह की क्वेरी आए तो आप उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करके और उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है और इसकी दिशा द्विध्रुव के अंदर इनसाइड द डाइपोल -q से +q चार्ज की ओर होती है ना। तो ये हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन बताने के लिए है, और इसे सॉल्व करने यहाँ पे इंडिकेट यदि आप करना चाहोगे कि इस डाइपोल की डायरेक्शन को मैं यहाँ पे कैसे बताऊं डायग्राम में, तो डायग्राम में शो ऑफ करने के लिए जैसा ये लिख रहा है कि -q से +q की ओर, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, तो P की डायरेक्शन इनसाइड द डाइपोल -q से +q की ओर होगी, ये होगा P वेक्टर, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो मैंने यहाँ से डिफरेंट कलर से शो आउट कर रहा हूं कि इस चीज में P वेक्टर की डायरेक्शन इनसाइड द डाइपोल -q से +q की तरफ, और दूसरा इसका जो यहाँ पे यूनिट होगी, इसकी यूनिट यहां से लिखोगे तो आएगी बेटा कूलम इनटू मीटर, बिकॉज ऑफ Q हैव द यूनिट एज कूलम एंड 2L इज द डिस्टेंस व्हिच रिप्रेजेंट बाय द मीटर। तो ये इसके आप डायरेक्शन वगैरह हो जाएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो डाइपोल हमारे पास आ जाएगा, तो इस डाइपोल को ध्यान से सुनना कि द्विध्रुव को हम, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, द्विध्रुव का फिजिकल सिग्निफिकेंस किस तरह से होता है, तो हम डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, डाइपोल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला तो होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर। इनका मतलब क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं, तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें बताया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ की जो फॉर्मेशन होती है तो उसका सबसे छोटा जो कण होता है परमाणु, उससे मिलकर प्रत्येक पदार्थ बना होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस फॉर द मेड अप, है ना। तो अब इसमें परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और मॉलिक्यूल में जब देखा जाता है तो किसी भी मॉलिक्यूल की बात करो, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं HCl, तो HCl मॉलिक्यूल में यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो पहला वाला मॉलिक्यूल है वो तो पॉजिटिव है, H+ है, जबकि दूसरा वाला मॉलिक्यूल है वो कैसा बेटा, नेगेटिव है, Cl- है। हर मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, इसको अपन धनायन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और ये होता है हमारे पास ऋणायन, जिसे नेगेटिव आयंस भी कहा जाता है। तो H+ और Cl-, इसको यदि इंडिकेट किया जाए तो इसको तो प्लस से लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं माइनस से, और ये एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे होते हैं, तो इस तरह से डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिन डाइपोल में ध्रुवीय और अध्रुवीय को अपन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जिन डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे पर संपाती होते हैं, यानी कि जिनमें प्लस और माइनस का जो पार्ट होता है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता है, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो उनको बोला जाता है अध्रुवीय, यानी कि नॉन पोलर डाइपोल। लेकिन जिनमें प्लस और माइनस पार्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है, उनके बीच में कुछ गैप होता है, उनको बोला जाता है ध्रुवीय। इस तरह से अपन इनको समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे अपन यहाँ पे बताएं, तो इसमें पहला पार्ट लिख रहा हूं मैं। पहले पार्ट में देखो बेटा कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें धनायन तथा
ऋणायन के केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं होते, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे पर संपाती नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र के केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं, है ना। तो इस तरह से अपन को समझ सकते हैं। ये आपके पास बहुत ही आसान लैंग्वेज में पोलर और नॉन पोलर दो तरह के डाइपोल होते हैं, इनको देखा जाता है। तो डाइपोल में ये है। उसके बाद में जब अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं तो डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ लाइन जाननी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसमें देखिए बेटा क्या होता है कि द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र निकालना तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है तो उन्हें देखना जरूरी है ना। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमारे पास जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक कौन सा होता है माइनस क्यू चार्ज। दोनों एक दूसरे से एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर होते हैं और उस डिस्टेंस को मैंने बताया कि अपन उसे 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डाइपोल है। अब इसमें जो लाइन होती है जो दोनों चार्ज के सेंटर से पास होती हुई निकलती है, इस लाइन को बोला जाता है अक्षीय रेखा। इसे कहते हैं बेटा अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन, ठीक है। ये होता है। दूसरी होती है इसमें कि हम जब किसी भी इनके डाइपोल के सेंटर को लेते हैं, सेंटर वो पॉइंट होता है जो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हाफ हाफ डिवाइड कर दे। जैसे 2L डिस्टेंस है तो उसको L में डिवाइड कर दे। अब सेंटर से पास होने वाली उनके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा अभी, इस लाइन को बोलते हैं अपन निरक्षीय रेखा। इस लाइन को कहा जाता है निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब ये दो लाइन है और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक तो एक्सियल पे निकालना और एक कहां पे निकालना है इक्वेटोरियल पे, यानी कि अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। तो हम सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट आता है हम वो यही लेते हैं कि अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहला पॉइंट अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, ठीक है बेटा। अब इसको देखना है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक द्विध्रुव की कल्पना करेंगे और ऐसा द्विध्रुव, एक द्विध्रुव की कल्पना करेंगे और एक ऐसा द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण स्पेसिफाई हो, परिभाषित हो, और उस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा अब कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ पे हमने ये विद्युत द्विध्रुव की कल्पना कर ली और ये विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये विद्युत द्विध्रुव है,
इसमें हमने ये विद्युत द्विध्रुव में एक तो है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना बेटा 2L। अब ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है जिसने इन दोनों के बीच के गैप को L डिवाइड कर दिया है। मुझे इस सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे जाके इसकी एक्चुअल लाइन पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हो गई एक्चुअल लाइन, है ना। अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मैंने द्विध्रुव जो माना है उसके केंद्र से R दूरी पर, केंद्र पॉइंट O है इसका, इससे R दूरी पर पॉइंट P लिया है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा। एक तो मिलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण और दूसरा मिलेगा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो मैं प्लस क्यू की वजह से निकालूंगा और फिर उसके बाद में माइनस क्यू आवेश की वजह से कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन निकालते हैं विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और जिसमें पहला है प्लस क्यू आवेश के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इनकी वजह से निकालना है। तो इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसको मैं डायरेक्शन दे देता हूं यहाँ पे। इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो प्लस क्यू यहाँ पर है, और इस प्लस क्यू के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ E1। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया है इसको, और ये है आपके पास में, देखो जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इसको नाम दे दिया है हमने E1। तो इसके कारण निकालते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखो। तो इसे नाम E1 दे दिया है हमने, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन में, और टोटल डिस्टेंस जो होगी बिंदु P से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, तो R तो O पॉइंट तक और R से Q तक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बेटा। तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, उसको नाम दे देते हैं अपन E और 2, माइनस क्यू के कारण। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ आया तो इसको अपन लिखेंगे E2 इक्वल टू, और K चार्ज वही, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस इस वजह से ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो K Q, और ये जो हमारे पास माइनस क्यू से और उस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस को डायग्राम में गौर से देखो बेटा, उस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज से, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी R में से जो L को माइनस कर देंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अब जब E नेट निकालना है, तो यहां से आपको पता लग रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि जो E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो E1 वेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। ये हमने जो लिखा है यहाँ पे कि E वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि E1 वेक्टर या E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से E2 है, और माइनस क्यू चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के पास में है। डायग्राम में देखें अपन, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के पास में है, इस वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बजाय प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं अपन, तो E नेट इक्वल टू फिर यहां से आ जाना चाहिए E2 माइनस का E1। ठीक है, तो E नेट इक्वल टू के क्यू R माइनस L का होल स्क्वायर, और के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से अपन के क्यू कॉमन ले लेते हैं बेटा,
अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में ज्यादा कोई टिपिकल चीज है ही नहीं, क्योंकि अपन अलजेब्रा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे इसमें, r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में ये आ जाएगा के क्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अपन करते हैं अभी, इसको ओपन करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू में के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का सॉरी आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2rl और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से कैंसिल आउट होने के बाद में ये कैंसिल आउट हो गया, देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचा है वो है के क्यू और 4rl और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो बेटा, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि के 2a इधर ले लिया 2q और इनटू में r इनटू एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये q इंटू 2l जो टर्म आ रही है 2q और जो l आ रही है, जैसे अपन q इंटू 2l भी लिख सकते हैं, ये p वेक्टर के इक्वल में हो जाएगी, जिसे कहते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहा जाता है। तो इसकी जगह पे तो अपन q इंटू 2l लिख देंगे बेटा, और जो बचा कुछ आपके पास नीचे टर्म है उसमें देखो कि r जो है वो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, कि द्विध्रुव के केंद्र से और ये अपने प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी है उसे r से निरूपित कर रहे हैं, और r की जो वैल्यू होती है वो डायग्राम में अभी आपको बताया जाएगा कि वो l के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती है, क्योंकि परिभाषा में मैंने यही कहा है कि दोनों आवेश जब एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अति अल्प दूरी के लिए यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो R की तुलना में क्या होनी चाहिए बेटा, बहुत कम होनी चाहिए। तो अब इन दोनों कंडीशंस को यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो अप्लाई करने के बाद में आपको जो ई नेट की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिलेगी बेटा, 2kp r अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट देखोगे तो ई नेट इक्वल टू 2kp अपॉन में क्या बच जाएगा, आर क्यू। ठीक है बेटा, अब देखो डाइपोल में हमने ये माना था कि ये तो था प्लस क्यू और ये था माइनस क्यू, और यहां पे जाके हमने कोई पॉइंट लिया पी। ठीक है, ये हमने कोई पॉइंट लिया है पी। अब इस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं यहाँ पे कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E1 बाहर की तरफ और इसकी वजह से आया था E2 माइनस की तरफ, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे E1 की वैल्यू है वो E2 के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो डायरेक्शन निकालोगे प्लस क्यू और माइनस क्यू और ये पॉइंट P, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगी वो E2 के अलोंग आनी चाहिए। तो E2 के अलोंग डायरेक्शन लेंगे तो E2 लग रहा है बेटा अंदर की तरफ, तो रिजल्टेंट जो होगा E नेट भी उसी के अलोंग ही आएगा। तो E नेट की डायरेक्शन इधर रहेगी, तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि E नेट या फिर E एक्सियल इक्वल टू 2kp वेक्टर और अपॉन में r क्यूब। इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। तो ये किसी भी डाइपोल के जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो डाइपोल में दिखाया जाता है कि ये किस तरह से हमें कैलकुलेशन करके और एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। तो इसमें देखिए बेटा कि सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला है, फिर उसके बाद में माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला है, और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण जो E2 है वो E1 के कंपैरिजन में बड़ा है, E2 की वैल्यू E1 के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हमने E नेट कैलकुलेट करने के लिए E2 माइनस E1 कर दिया है। अब देखो इसे कैलकुलेशन के बाद में जब अपन रिजल्ट फाइनल तक पहुंचते हैं तो फिर हमने ये दो कंडीशन लगाई है, जहां पे एक तो डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट और दूसरा है आपके पास में कि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज very greater than compared to the separation between the charge particle। दोनों के बीच में
जो r की वैल्यू है, जो प्रेक्षण दूरी है, जो केंद्र से हमने बिंदु P की जो दूरी ली है, वो डिस्टेंस l यानी कि दोनों के सेपरेशन की तुलना में काफी बड़ी होती है, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट इस तरह से लास्ट में मिल जाता है ना। तो ये E2 माइनस E1 ये आपके पास में कैलकुलेट हो गया, जो है 2kp अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में जब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो अब हमें निकालना है, जैसे हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला है इसी तरह से निकालेंगे अपन एक्सियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं, इक्वेटोरियल लाइन या फिर निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो यहां पे अपन इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमने एक डाइपोल माना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन 12, ये उसका सेंटर पॉइंट O। अब सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो उसके अक्ष के लंबवत होती है, सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो उसके लंबवत होती है, बेटा ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये लाइन है आपके पास में इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय रेखा। अब इस निरक्षीय रेखा की जो बिंदु O से दूरी है वो दूरी है इसकी बेटा R। कितनी दूरी मान के चल रहे हैं अपन, इसकी R दूरी है। अब हमें इस R दूरी पर स्थित जो बिंदु P है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना होगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखें कि विद्युत क्षेत्र किन किन की वजह से होगा, एक तो प्लस का क्यू चार्ज और एक माइनस का क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहले तो हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटा पहले इन दोनों के बीच में सेपरेशन तो निकालें। तो सेपरेशन निकालने के लिए पता चला है कि ये एक इस राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का कर्ण की तरह काम कर रही है वाली दूरी। तो इसे निकालने के लिए ये दूरी हमें पता है कि ये L हो गई है केंद्र की वजह से, तो ये दूरी आ जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट कर्ण के बराबर होता है। इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालूंगा तो फिर यहाँ पे भी डाटा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये निकाल लिया। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग चार्जों की वजह से देखते हैं, और जिसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले निकालते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पहला ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना आएगा, तो उसके लिए देखो बेटा यहाँ पे निकालें तो E1 बोल देता हूं मैं इसको, और E1 की डायरेक्शन बताते हैं अब डायग्राम में कि E1 किधर होगा। तो E1 में प्लस क्यू की वजह से निकाल रहा हूं, तो प्लस क्यू चार्ज तो ये रहा, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है कि प्लस क्यू की वजह से विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड यानी कि त्रिज्यत रूप से बाहर होती है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर, जिसे अपन कहेंगे E1, ठीक है बेटा। तो E1 हमने कहा है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, KQ अपॉन में, और डिस्टेंस है ये तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उससे कैंसिल आउट, तो E1 बचा आपके पास में KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह से अपन निकालते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बेटा, तो E2 इक्वल टू
के क्यू अपॉन में सेम डिस्टेंस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना अपन को मिला है कि हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, और यहाँ पे जो E2 की डायरेक्शन होगी तो माइनस क्यू की वजह से निकाल रहा हूं, तो E2 होगा इसमें रेडियली इनवर्ड, ये E2 की डायरेक्शन, और ये है बेटा E1 की डायरेक्शन। ठीक है, E2 और E1 एक दूसरे से कुछ एंगल पे है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज देखो बेटा कि E1 और E2 एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पे हैं, और इनके बीच में यदि सॉल्यूशन करना है तो मुझे एक डाटा इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस एंगल को बोल देता हूं थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा बोल दिया ताकि मैं इसके कंपोनेंट कर सकूं। यदि ये एंगल थीटा है तो फिर करस्पॉन्डेंस एंगल से ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इसी तरह से ये एंगल थीटा है तो सिमिलर की प्रॉपर्टी की वजह से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, और ये एंगल यदि थीटा है तो अल्टरनेट एंगल की वजह से जेड बन रहा है, देखो जेड में अल्टरनेट है, वर्टिकल अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो ये एंगल भी कितना आना चाहिए, थीटा। ये संगत कोण की वजह से ये थीटा है तो ये थीटा होगी, और ये एकांतर कोण की वजह से थीटा थीटा एक दूसरे के इक्वल में हो गए। तो अब यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया जाए तो डायग्राम में ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे ये है E1, ठीक है, और E1 यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा E1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो हो जाएगा E1 sin थीटा। क्लियर यहां तक, वेक्टर ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल आ गया। अब इसी तरह से डायग्राम में दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो कंपोनेंट है E2 वो इधर है, और E2 का ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो E2 का यदि कंपोनेंट करें तो इसका भी कंपोनेंट इधर आ जाना चाहिए E2 cos थीटा, और इसका नीचे कंपोनेंट आ जाना चाहिए E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो अब देखो बेटा डायग्राम में आराम से समझना इस चीज को कि इस दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ये यदि एक दूसरे के इक्वल है और थीटा थीटा एक दूसरे के इक्वल है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट। सो E1 sin थीटा and E2 sin theta cancel out to each other। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस सेंटेंस को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसी कारण E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख दोगे तो उसके बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तब आपके पास जो ई नेट बचेगा वो केवल और केवल आपके पास क्या बचेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। डायग्राम के हिसाब से ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आपके पास रिजल्टेंट रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। लेकिन E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हैं, ये रही वो लाइन, यदि एक दूसरे के बराबर है तो मैं इसे 2E cos थीटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इनको यहां पे इस वाली लाइन पे यहां लिख देता हूं बेटा कि E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं इन्हें E मान लेता हूं कि ये E है। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा तो आ गया, चलो ठीक है, ये परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो ई नेट आ गया हमारे पास 2E cos थीटा। अब यहाँ पे E की वैल्यू चाहिए अपन को और एक चाहिए cos थीटा की वैल्यू, तो E की वैल्यू कहां से आएगी और cos थीटा कैसे आएगा, तो E की वैल्यू तो हमारे पास ये रही
ई की वैल्यू तो हम यहां से ले लेंगे किसी को भी, ये भी ई के बराबर है, तो ई की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। ये तो है ई के इक्वल में, इस वैल्यू को ले लेते हैं क्योंकि मैंने E1 E2 दोनों को ई माना है, ये वाली लाइन वो रही। और फिर चाहिए आपको cos थीटा, तो cos थीटा के लिए अपन इस ट्राइंगल में चलते हैं, और यहां से देखो कि यहां से यदि आप cos थीटा निकालोगे तो इस जगह से cos थीटा किसके इक्वल में आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है, इस वाले ट्राइंगल में यदि देखा जाए तो बेस तो है L और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेस तो है L और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ आई बात ये बेटा कि तो हमारे पास एक तो cos थीटा ये वाली टर्म इस्तेमाल करनी है और एक हमें ई इस्तेमाल करना है, दोनों को मैंने सर्कल में बना दिया है। तो ये दोनों डाटा अपन वहां पे जाके पुट कर देंगे, cos थीटा यहां से लेना और ई यहां से लेना है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो उस रिजल्ट को देखो, ई नेट, पहले ई की वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो 2 के क्यू अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद में cos थीटा, तो अंडर रूट में ये हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। बार बार इस वीडियो में सेंटेंस को रिपीट किया जाता है, इस लाइन को बताया जाता है, बस आप आराम से समझें इस चीज को। जिस भी तरह की बुक से आप पढ़ोगे तो आपको इसी तरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलेंगे। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई कंसेप्ट रह जाता है, तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब इसमें आगे चलते हैं। तो ई नेट निकालना है, तो इसे मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि क्यू के 2L, और नीचे जो है टोटल पावर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की टोटल पावर आ जाएगी पावर 3/2, ये टोटल पावर आ गई। अब हमें अच्छी तरह से पता है ये कंसेप्ट, और हम पिछले डेरिवेशन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि Q इंटू 2L को हम P लिख देंगे, क्योंकि P वेक्टर जो होता है वो होता है डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। इसको तो P वेक्टर लिख देंगे, और जो R की वैल्यू है वो L के कंपैरिजन में क्या है बेटा, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। तो फिर L को क्या कर देंगे हम यहाँ पे नेग्लेक्ट, L को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद डाटा क्या बचेगा, ध्यान से सुनना कि P तो ऊपर और नीचे R स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास ई नेट बचा है। और इसको यदि सॉल्व करें तो फिर ई नेट इक्वल टू आ जाएगा KP अपॉन में RQ, है ना। ये इस तरह से आपके पास डाटा आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सियल वाले डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, उसके पास नियर बाय जो चार्ज पार्टिकल रखा है, नियर बाय जो आवेश रखा है, उसकी वजह से आप क्या होगा, तो उसमें आपको पता लगता है उस आवेश की वजह से, जो पास में आवेश रखा है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा में होती है। लेकिन यहाँ पे जब आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान से देखो कि इसमें जब आपने इस पॉइंट पे कैलकुलेशन की है, तो इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सिर्फ कंपोनेंट इधर बच रहे हैं, जिनमें पहला कंपोनेंट है E1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट है E2 cos थीटा, जबकि sin थीटा वाला E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे से क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब देखो, और डाइपोल की यदि डायरेक्शन देखी जाए तो डाइपोल कुछ इस तरह से था, नीचे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, जिसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, है ना। तो ये जब कैंसिल आउट हो गए आपके पास, तो ई नेट की जो डायरेक्शन है, ई नेट की डायरेक्शन इधर आ गई और पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। तो क्या लिख सकते हो आप कि एक्सियल पॉइंट पे जब अपन एक्सियल पॉइंट पे, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन किस तरह होती है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखोगे आप कि डायरेक्शन ऑफ, द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज, अब ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन जिसकी डायरेक्शन इधर है, फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर,
यानी कि यहां से पता लगा कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के प्रति समांतर होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन कंप्लीट होता है, जहां पे अपने ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो हमने एक कंडीशन लगाई है, ये जो कंडीशन लगाई है इसमें कंडीशन के बाद में ये फॉर्मूला आता है और विदाउट कंडीशन ये फॉर्मूला जो आपको आता है, इनके बेस कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। तो इन पे ध्यान रखना आप कि आपको जब आर की वैल्यू एल के कंपेरिजन में ज्यादा बड़ी नहीं है तब तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन जब आर की वैल्यू आप एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी ले लेते हो तब आपके पास ये डेरिवेशन आ जाता है, इसको देखना है ना, ये आपके पास हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। तो हमने यहाँ पे देखा है बेटा, अभी कंक्लूजन क्या निकला है अपना, कंक्लूजन क्या निकला है कि जब हमने ई एक्सियल पॉइंट पे निकाला है तो वो आया है 2kp अपॉन में आर क्यू। क्लियर। और ऐसे जब हमने ई इक्वेटोरियल निरक्षीय रेखा पर निकाला है, इक्वेटोरियल, वो आया है आपके पास में सिर्फ kp वेक्टर अपॉन में आर क्यू, है ना। तो अब यहां से यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालूं, ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल, तो वो इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2:1। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि किसी भी द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, तो वो आंसर कितना आता है, 2:1 के आसपास आता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि बिंदुवत आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण जब हमने कहीं पे विद्युत क्षेत्र निकाला बेटा, तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आता है, आर क्यू के, क्योंकि उसका फॉर्मूला आता है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आपको याद हो अपन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, उससे हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिलता है। लेकिन जब हम द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, द्विध्रुव के कारण ड्यू टू डाइपोल, इसके कारण निकालते हैं तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है अपन को आर क्यू, है ना। ये फॉर्मूले में देखो, दोनों में देखो आर क्यू आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है, दूरी के साथ दोनों में परिवर्तित होता है, दोनों में घटता है। दूरी का यानी कि डिस्टेंस का मान बढ़ाओगे तो धीरे धीरे दोनों में घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। लेकिन ये आर क्यूब है, वो आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब में दूरी के साथ यानी कि द्विध्रुव के कारण दूरी के साथ जो विद्युत क्षेत्र वो तेजी से घटता है, क्योंकि ये पावर आर क्यूब है। और इसमें जो है द्विध्रुव में ये बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के साथ धीरे धीरे घटता है, घटता तो है लेकिन इसकी तुलना में धीरे होता है वो, है ना। तो ये कंक्लूजन निकलता है, ध्यान रखना कि जो ई डाइपोल की वजह से निकाला है, आप इसे ई और ई डैश कहते हो, तो ई डैश का मान ई की तुलना में तेजी से घटता है। इसको मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं बेटा कि ई डैश rapidly decrease then compare to
ए, है ना, ये है आपके पास। ठीक है, तो इनको याद रखना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि जब हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस पे क्या आरोपित होगा, किस तरह से लगेगा, कौन सी भौतिक राशि लगेगी, बलाघूर्ण होगा या फिर क्या होगा, तो हम ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं कि जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर अप्लाइड टॉर्क का अपन को कैलकुलेशन करना है ना। तो अब इस हेडिंग को लिख देता हूं मैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक द्विध्रुव जो है उसको रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले एक डाइपोल को रखते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह का, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है इधर, और हमने यहाँ पे एक डाइपोल को रख दिया है, ये डाइपोल है जिसमें ये तो है इसका प्लस क्यू चार्ज और ये है इसका माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन 12, और इसका जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल है थीटा। ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ए डाइपोल को अपन नोमेनक्लेट कर देते हैं, ये पॉइंट तो है ए और ये पॉइंट है बी, है ना, ये हमने नोमेनक्लेट कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है कि इस पर देखा जाए तो यहां पर जो आपके पास प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के कारण उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही होगी, एफ वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश पर बल, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2e along इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और ऐसे ही अपन माइनस क्यू पर निकालें, माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, उस पर बल की बात यदि देखी जाए बेटा तो उस पर बल को देखो, यहां पर बल जो है वो ऋणावेश होने के कारण ये किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये इधर लग जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल टू ये आएगा माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में लिख देता हूं इसको, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दोनों तरह के बल देख लिए हैं कि जब हम किसी भी डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे। हमने यहाँ पे बल देख लिए, तो एक प्लस क्यू चार्ज पे जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा।
दोनों बल समान परिमाण से विपरीत दिशा में आरोपित है। ध्यान से सुनना बेटा, जो ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, लेकिन कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं ये दोनों के दोनों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संरेखीय नहीं है, दे नॉट आर कोलिनियर। तो इस सेंटेंस को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं, फिर उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तो देखो, both forces are acting in opposite direction with same magnitude but not collinear, so they produce a torque on dipole। एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर होते तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते, पर कोलिनियर नहीं है। इस कारण से ये क्या है बेटा, एक टॉर्क अप्लाई करेंगे डाइपोल पे। टॉर्क अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बेटा बलाघूर्ण। तो हम यहाँ पे फिर किस तरह से देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना है इसको। तो बल आघूर्ण टॉर्क, जिसे हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान होता है कि बल यानी कि फोर्स और इनटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between both forces, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, है ना। तो अब देखो, इसमें यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे बेटा अपन? लंबवत दूरी देखो ध्यान से, लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए कि एक बल तो इस दिशा में लग रहा है और एक इधर है, तो मुझे इन दोनों के बीच की ये दूरी चाहिए। ये एंगल थीटा है, ये 2l है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये आ जाएगी बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 2l sin थीटा। और इसको अपन यहाँ पे रखें तो टो वेक्टर इक्वल टू आ जाना चाहिए, बल का मान तो है QE और 2l sin थीटा। तो टो वेक्टर इसे अपन ऐसे लिख देते हैं Q इंटू 2l, N2 में E और N2 में sin थीटा। ठीक है बेटा। और फिर अच्छी तरह से हम जानते हैं कि यहाँ पे जो Q इंटू 2l है, इस Q इंटू 2l को हम P वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिर उसके बाद में टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर, अभी PE sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P क्रॉस A। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में डाटा आ गया है, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि इस पे बलाघूर्ण आरोपित होगा और उस बलाघूर्ण का मान कितना होगा, टो वेक्टर इक्वल टू P क्रॉस E के बराबर होगा। तो ये बलाघूर्ण आ चुका है। ये तब है जब हमने डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है, तो उस कंडीशन में इस पे जो बल आघूर्ण का मान है वो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो समान है, इस वजह से हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया। यदि विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता, मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा ही देता हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। असमान विद्युत क्षेत्र में क्या करते फिर आप, असमान विद्युत क्षेत्र में इन नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। असमान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें जिस तरह से ये मान लेते हैं कि इस तरह का विद्युत क्षेत्र है, यहां पे आपने कोई डाइपोल रख दिया है, ये प्लस का क्यू, कुछ दूरी पर ये माइनस का क्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता, यहाँ पे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान मान रहा हूं मैं E1, तो यहाँ पे E1 मानूंगा तो इस पे लगने वाला जो बल होता है बेटा, इसको अपन यहाँ पे प्लस क्यू कर लेते हैं और इसे माइनस क्यू कर देते हैं ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो माना है E1 और इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है उसे मान लेता हूं मैं E2। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे बल लगेगा वो इधर लगेगा और उस बल का मान होगा F1 इक्वल टू Q1 और इनटू में E1, ठीक है। ये इस तरह होगा और यहाँ पे जब अपन निकालेंगे तो ये विपरीत दिशा में होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे F2 वेक्टर अलग बल लगेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र अलग है और वो आएगा Q इनटू में E2 वेक्टर, इस तरह से। तो जब आपको बलाघूर्ण निकालना होता है, यहां से बलाघूर्ण टॉर्क, तो टो वेक्टर इक्वल टू फिर आपको चाहिए होता है बेटा F2 माइनस का F1 वेक्टर, ये फोर्स आ गया, फिर दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं डेल्टा x अभी, ठीक है। इस तरह से अपन सॉल्व करते, तो यहाँ पे उसको हम लिख देते Q E2 वेक्टर माइनस का E1 वेक्टर डॉट डेल्टा x, है ना। ये मैंने अभी मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से अपन को सॉल्व करना होता। तो ये है हमारे पास, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर अपना जो भी है, इसमें अभी अपन डाइपोल तक पहुंचे हैं। तो डाइपोल में जो भी चीजें होती हैं आज के अब इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल, पहले तो हमने स्टार्ट किया था कि डाइपोल होता क्या है, फिर डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इन सभी पॉइंटों पे विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इन विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फिर उसमें किस किस तरह से रीडिंग लेनी है अपन को, वो सारी चीजें हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।